हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और आपका स्वागत है इस क्लास में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था 2013 का, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं हिस्ट्री और इसके अलावा आपका पॉलिटी का पार्ट बना चुकी हूँ। तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। इनको देखेंगे हम और आपको ये सॉल्व पेपर मिल रहा है। और देखिए अपनी प्रिपरेशन आपकी कहाँ तक पहुंची है। इसके अलावा पूरी की पूरी सीरीज है ये, इस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं। कुछ साल के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सारे, ठीक है ना। तो जो न्यू बच्चे हैं उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्ट 1 जो है उसमें आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इन चारों में से चारों क्वेश्चन नहीं फिल करने हैं आपको आंसर। यहाँ पर ये आपका सारे ही क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन आपका जो पार्ट होगा वो होगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन सभी में से एक एक क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी फिर 2 से काउंट होंगे सारे सब्जेक्ट में। तो आपको ये भी पता है कि 4 सब्जेक्ट मेंशन होते हैं और आपको 2 जो सब्जेक्ट है वही सेलेक्ट करने होते हैं और उनके आंसर देने होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। कि मांग को निर्धारित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। पहले मैं जूम कर लेती हूँ इस साइड को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका वस्तु की लागत। क्या जाएगा? वस्तु की लागत, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत और संपत्ति महत्वपूर्ण क्या है? तत्व है, लेकिन वस्तु की लागत महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक्स से। फिर है, वोट देने का जो अधिकार है वो एक किस प्रकार का अधिकार है? ये आपका पॉलिटी में से क्वेश्चन है। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक अधिकार। फिर है इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अक्षय से संबंधित है? तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आंसर आपका 3, जल योजन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 है और आपका क्वेश्चन नंबर डी। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है, ठीक है ना। तो आप ये अगर ये अटेम्प्ट करेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप जाएंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते चले जाएंगे, है ना। तो निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? तो इसका आंसर जाएगा 4, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ज्योग्राफी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको काफी हेल्प मिल जाती है। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो बहुत हेल्प मिल जाती है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कांगो और अमेजोन बेसिन स्थित है कहां पर? तो इसका जो आंसर रहेगा बताइए क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील को कहा जाता है, ठीक है ना। चीनी उत्पादन में जो ब्राजील है वो नंबर 1, फिर है क्यूबा, फिर भारत। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, H.H. बैरोज। H.H. बैरोज, ठीक है ना। जबकि फेडरिक रेटजिल जो थे उन्होंने क्या बोला था कि मानव भूगोल का पिता। उनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर मेंशन है ऑप्शन नंबर जो 3 है, रेस्टेल, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? मानव भूगोल का पिता। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल में कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? यानी सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट की है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति, ठीक है।
क्या आंसर है इसका? बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सोलर सिस्टम में हमारा यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की एक तरीके से बोले तो प्रदक्षिणा में कितना 11.9 ईयर्स लेता है लगभग, ठीक है। और इसके कितने उपग्रह हैं? टोटल 28। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जो स्थल सीमा है वो भारत के साथ सबसे अधिक है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश की, ठीक है ना। किसकी रहेगी? बांग्लादेश की। अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7, ठीक है ना। और चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। से ये जुड़ा हुआ है तो टोटल जो है लंबाई कितनी हो जाती है? ये बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाएगी, 15,000 के आसपास, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ठीक से मिलान नहीं किया हुआ है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूस बॉक्साइट, ठीक है। तो अगर हम सही चीज देखें तो रूस में से क्या आएगा? हीरा। रूस का क्या होगा? हीरा। मेक्सिको का चांदी, बोलिविया का टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है पेम्पोज और स्टेपेज क्या है? पेम्पोज और स्टेपेज जो है वो क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, ठीक है। क्या है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नील नदी, ठीक है। नील नदी जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और जो डेल्टा ये वर्ड है इसका, ये जो डेल्टा वर्ड है इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस ने जो नील नदी है उसके लिए सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था, डेल्टा शब्द का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। निम्नलिखित में से किसे विश्व में कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सोंटोस, ठीक है। सोंटोस। क्या है इसका आंसर? सोंटोस। तो ब्राजील में जो है वो कहवे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कहां पर? साओ पीलो में। और ये जो है पृष्ठ प्रदेशों में होता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यात बंदरगाह यही है, सोंटोस, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है ज्वार भाटा से जो संबंधित है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य तथा चंद्रमा की यानी जो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जल्दी से देखिए और बताइए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्वेश्चन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, जैसे कि आपको पता ही है। इस तरीके से देने के बाद एक और 1 2 3 ABCD करके आपको बना के दे दिया जाए पेयर, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है, ठीक है। और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके रखना है। तो 13 में आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 4, नुनाटक भूमिगत जल, ठीक है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो यारडांग का वायु है और ज्वार नदमुख नदी, लटकती घाटी हिमानी और नूनाटक जो है इसका क्या है? हिमानी, नूनाटक हिमानी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो ये है आपका गल्फ स्ट्रीम। यहां से क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, स्ट्रीम वाले से तो जरूर आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पीली क्रांति। पीली क्रांति जो थी वो किससे संबंधित थी? तिलहन से। किससे संबंधित थी? तिलहन से। हरित क्रांति है खाद्य उत्पादन से लेकर, नीली क्रांति मछली को लेकर हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी दुग्ध को लेकर और पीली क्रांति हुई थी तिलहन को लेकर। नेक्स्ट है चिनूक क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आराम से आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहाँ पे ज्योग्राफी आनी है, ये क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता ही है। कुछ ऐसा ही है इस क्वेश्चन के साथ, ये रिपीट बहुत होता है। चिनूक जो है वो क्या है? तो चिनूक क्या है? इसका अर्थ होता है हिमभक्षी, ठीक है। तो चिनूक है स्थानीय हवा। क्या है चिनूक? स्थानीय हवा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मेल बैठाना है उनका, और जो कोड दिया गया उसके साथ इसका सही आंसर मैच करना है। ये बहुत टाइम ले जाता है, ये वाले टाइप के जो टॉपिक होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास ये। तो ये वाला जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2021 में भी आया था। ये चीज देखिए, मतलब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। ये सपोज बुशमैन भी था उसमें, पिग्मी भी। तो ये जो है बस क्वेश्चन का टाइप बदल गया, बाकी ये चीज बिल्कुल आई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये जनजाति है और देश है, कौन सी जनजाति के लोग कौन से देश से रिलेट करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसको ठीक से देख लीजिए, बुशमैन को कहाँ ले जाएंगे आप, उनमें से कौन सा। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4। ठीक है, 4 की बात करें तो ए का आंसर क्या है, नामीबिया। बी का आंसर क्या है, पिग्मी 3। और सी का आंसर है एस्किमो, भारत। और डी का रहेगा आपका 1। एस्किमो रहेगा आपका 2 और डी रहेगा आपका 1। ठीक है, एक बार दोबारा से कर देते हैं। बुशमैन जो है वो जाएगा 4, नामीबिया। उसके बाद बी का आंसर है पिग्मी आपका 3। एस्किमो जो रहेगा वो रहेगा आपका अलास्का। और गोंड जो है आपका रहेगा 1, भारत। ठीक है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इस तरीके से भी आप पता लगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में आपको देखते ही जो सबसे पहले सही लग रहा है बिल्कुल वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका जो आंसर जाएगा, आंसर जो दिया हुआ है वो है कांगो नदी। ठीक है, क्या है, कांगो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली जो छाया है, जो शेडो है, उसका सबसे काला जो भाग है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रच्छाया। ठीक है, क्या है, प्रच्छाया। तो सूर्य का जो बाहर का भाग होता है, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कोरोना बोला जाता है। ठीक है, और जो जो पार्ट है जो बिल्कुल स्पष्ट, जो एकदम क्लियर रूप से नहीं दिखाई देता है, सिर्फ काला प्रतीत होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रच्छाया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिनलैंड को। ठीक है, हजारों झीलों की जो भूमि है फिनलैंड को कहा जाता है, और लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लिली का जो देश है वो कनाडा को बोला जाता है। लिली का देश क्या है, कनाडा को बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, व्यवहारवाद और इमैनुअल कांट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। यहां पर अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा विलियम फिर्क। ठीक है, विलियम फिर्क। तो 23 पर आ जाते हैं अब हम। 23 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या रहेगा, 2। प्रेरीज जो है उनको वो कहां पर है, यूएसए में, कनाडा में। पेम्पोज कहां पर है, अर्जेंटीना। डाउन्स कहां पर है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपीज कहां पर है, एशिया में। इसके अलावा रशिया, चाइना के भी मंचूरिया प्रदेश में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ जाते हैं। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बगाती कृषि। ठीक है, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मानसून है, किस तरीके की हवाएं हैं मानसून। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मौसमी हवाएं। कैसी है ये, मौसमी हवाएं। नेक्स्ट है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है परतों में से। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा 3। सबसे पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि
आपको विचार करना है और दिए गए कूटों का प्रयोग सही तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है। भारत में मिट्टी और अपरदन की समस्या से संबंधित ये चीज है। तो 1 2 3 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब देखना है आपको इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 4। ठीक है, सेकंड और 4 सही है, बाकी सब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, जीआईएस किसका लघु रूप है? जीआईएस किसका लघु रूप है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बुशमैन निवासी है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आगे, इसी में ही दोबारा से आगे बुशमैन से रिलेटेड क्वेश्चन। बुशमैन निवासी है, कहाँ का निवासी है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, कालाहारी मरुस्थल के। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2, ताप्ती नदी। ठीक है, इसका आंसर क्या है 2। ये नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसका जो उद्भव है वो क्या है, बैतूल जनपद में मुल्ताई के पास, सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है ना, 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, यानी इतनी लंबी है ये। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 31, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2, अवसादी। ठीक है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, एंडीज पर्वत जो है वो उदाहरण है किस चीज का? तो ये आपका वलित पर्वत का। कैसा? वलित पर्वत का ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 34, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका आंसर क्या है ये, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 35, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है किससे, बताइए? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है या अवस्थित है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पारादीप। ठीक है, क्या आंसर है इसका, पारादीप। तो लगभग 12 के करीब बड़े बंदरगाह हैं देश में हमारे। ठीक है, और जिसमें कि मुंबई महाराष्ट्र में है, पारादीप जो है ये ओडिशा में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, हल्दिया जो है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट दी गई है 2, जिनमें से आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना है। तो ये लिस्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट डेज है और तिथि है। ठीक है, कौन कौन से दिन पर कौन सा दिन पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर, इसका सही जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये है आपका 4। क्या है, 4, यानी आपका एक आंसर क्या है, ठीक है 4, यानी एक आंसर है आपका सेकंड, यानी 5 जून। बी का आंसर है आपका 1, यानी 20 मार्च। ये क्या है आपका 20 मार्च, विश्व वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। थर्ड है आपका विश्व आवास दिवस, सी, ये आपका 4, यानी अक्टूबर, 6 अक्टूबर को। डी आपका विश्व ओजोन दिवस, तो ये कब मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फिर से जूम कर देती हूँ मैं यहाँ पर। ये है सार गैसा जो सागर है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अटलांटिक महासागर में। कहां पर? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? वैसे तो कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे दो ही चीजों में, लावा में और मैग्मा में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जब धरती के अंदर होता है ये तो क्या होता है, मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाता है तब क्या बन जाता है, लावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरणीय दशाएं, पर्यावरणीय दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? मछली उत्पादन पर सबसे जो पहला देश है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3, पेरू रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना,
42 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित हैं। अभी तो आया था ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर से आ गया है, जैसे बुशमैन से रिलेटेड आया था। तो 42 है ये, इसका जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा मंगोलायड। क्या? मंगोलायड। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, ठीक है, क्या है आपका ये? मंगोलायड। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से तो ये चीज बनती ही है, ये इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये एल नीनो वाला। कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे ज्योग्राफी मेंशन और ये टॉपिक पर्टिकुलर है तो एल नीनो आपसे पूछा ही चला जाता है, जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो एल नीनो क्या है? 3, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा। 44 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो आंसर देखिए क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, ग्रेनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्या? सूर्य का वो भाग जो कि हमें आंखों से दिखाई देता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, क्या है ये? प्रकाश मंडल। तो 45 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा आप अगर तैयारी कर रहे हैं एनवीएस वगैरह की, तो उसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं यहाँ पर चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अलावा यूपी के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी की अगर आप टीजीटी की तैयारी करें सोशल स्टडीज की, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें तो वो भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है? ये मैंने आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन कराया था अभी स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसका आंसर रहेगा 3, रेटजेल। ठीक है, नेक्स्ट है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है वो संबंधित है किस चीज से? तो इसके लिए वीडियो भी है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस। ठीक है, 47 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा किस चीज को? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से जो रिलेटेड है ये रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 48, 22 दिसंबर से सूर्य लंबवत चमकता है कहां पर? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मकर रेखा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, तो ज्योग्राफी का एनवीएस की जो सीरीज है ना ज्योग्राफी की, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1.3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। सबसे पहले यहां पर बात होगी, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 3, इरेस्टोनीज। ठीक है, इरेस्टोनीज। भूगोल शब्द का प्रयोग की बात की गई यहाँ पर। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है किस चीज से? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, रिन्यूएबल आपकी एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आपके। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, 1। ठीक है, दोबारा से लगाए जा सकते हैं। 53 की अगर हम बात करें, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु और देन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 53 का आंसर है आपका 2। 54 देख लेते हैं, अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये जो बुक है ये किसने लिखी है बताना है आपको। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 54 का आंसर 2, विल्बर जेलिंस्की। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय से अलग नदी है? तो इसका आंसर रहेगा 3, सतलज। यहाँ पर गंगा, यमुना, रावी हिमालय के पास की नदी है और सतलज जो है बिल्कुल अलग है ना। तो 56 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सतलज जो है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ठीक है, इसके पास मानसरोवर झील के पास से कौन सी जगह है स्पेशली अगर नाम बताऊं तो ये है राक्षस ताल। ठीक है, यहां से निकलती है, और ये कौन से दर्रे के पास है? शिपकीला जो दर्रा है इसके पास, हिमाचल प्रदेश। वन हमने देख ही लिया है, तो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं अब हम।
ब्रेटन वुड समझौते के अंतर्गत जिस संस्था का निर्माण नहीं हुआ है कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा 3, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर विनिमय दर घरेलू डैश को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या? 4। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आप। 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय, इसका मतलब ये है अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस वक्त के बारे में पता होना चाहिए, ये डेटा आपका अपडेट होना चाहिए। ये बात हो रही है क्योंकि 2013 का एग्जाम था, इसलिए उसी वक्त का पूछा गया। 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 4.8%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो तो उदासीनता का वक्र जो है वो क्या होगा? इसका आंसर रहेगा 4। दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर सीधी रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गिफिन जो वस्तुएं हैं वो क्या होती है? गिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच में होती है तो वह क्या कहलाती है या फिर वो क्या होती है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2, दौड़ती स्फीति। क्या है? दौड़ती स्फीति। ये होता है अत्यधिक उच्च स्फीति होती है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 2, ADB। क्या है? ADB। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिबेनस्टीन के आर्थिक वृद्धि के जो सिद्धांत है उसमें शून्य योग क्रियाएं इनसे संबंधित नहीं है। शून्य योग क्रियाएं इनसे संबंधित नहीं है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्पादन क्रियाएं। उत्पादन क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। भारतीय कृषि में वृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है, क्यों? ऐसा क्या रीजन है, क्यों? तो इसका आंसर रहेगा 1, जोत उपविभाजन और विखंडन की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कागजी जो स्वर्ण है उसका अर्थ क्या है? कागजी स्वर्ण का अर्थ है क्या? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, तो इस किस चीज के लिए आया था? अंतरराष्ट्रीय निधि संपत्ति का ये सृजन है, मतलब उसके हिसाब से ही ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत में क्या चीज हुई है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 है, भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास भूमि की अलग अलग उर्वरता होती है और उपयुक्त सभी। तो जो 13 है उसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 4, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का जो स्रोत है वो क्या है? तो इसको जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1, विक्रय कर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में भारत में लघु उद्योगों में निवेश की जो राशि की सीमा है, वर्तमान यानी 2013 की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और बोला गया है कि उपयुक्त चित्र में संतुलन अवस्था दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा 3, हानि दर्शा रही है। ठीक है, क्या दर्शा रही है? ये हानि दर्शा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, निम्नलिखित में से किसे विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको डायग्राम दिखाया गया और बोला गया कि कौन सा कर प्रदर्शित किया गया है। तो 18 में आपका जो आंसर रहेगा वो देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है संपत्ति कर, तीसरा आयात शुल्क और फिर है अप्रत्यक्ष कर। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 4, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 19, करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है
तो उसके बाद की जो स्थिति होती है सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है। यह मत है किसका, यानी ये जो बात है ये किसने बोली है, तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैगनर ने। किसने, वैगनर ने। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन की परिवर्तनशील अनुपातों के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन हेतु सबसे अच्छी अवस्था है। कौन सी अवस्था उत्पादन के लिए सबसे अच्छी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी अवस्था। ठीक है, क्या है इसका आंसर, दूसरी अवस्था। और उत्पादन की परिवर्तनशील अनुपातों में सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो अवस्था है वो यही वाली रहेगी, दूसरी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, यानी वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना और नकदी कोष अनुपात को घटाना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एक डायग्राम दिया गया और आपसे पूछा गया इस बारे में कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति के उपाय हैं, क्या उपाय हैं, तो इसका जो आपका आंसर जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तट कर। क्या है, तट कर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है, यानी आयात वस्तु प्रमुख अगर बात करें तो कौन सी है, तो इसका आंसर जाएगा आपका क्या, खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर अपना, तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है किस चीज से, तो इसका आंसर रहेगा 2, पूर्ण रोजगार से। क्वेश्चन नंबर 25, अवधारणा को चित्र में पहचानिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्फीति अंतराल ही दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है आपका स्फीति अंतराल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अगर प्रारंभिक जमा रुपए इतने हैं और नकदी शेष अनुपात 20% है तो ऋण की जो उत्पत्ति है वो बताइए। ठीक है, तो ये कितने पैसे हैं, लगभग 1 लाख रुपए लिखा हुआ है यहाँ पर, कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, नकदी शेष अनुपात 20% है, तो ऋण की उत्पत्ति और आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है ये, 5 लाख। ठीक है, क्या है इसका आंसर, 5 लाख, क्योंकि 20% है तो लगा दो, इसको रखो इधर, आ जाएगा आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निकट वर्षों मुद्रास्फीति का जो प्रमुख प्रकार है निम्नलिखित रूप में से पाया जाता है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1, मांग जन्य स्फीति। ठीक है, मांग जन्य स्फीति। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति और कीमतों में स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तटस्थ वक्र जो है तटस्थ वक्र जो है वो विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबद्ध है, यानी उनके बीच में संबंध है। अब आपको बताना है इसका आंसर ऑप्शन देखकर। ऑप्शन देख लेते हैं इसके एक बार। ऑप्शन है इसमें कि वस्तु x जो है बढ़ेगी तथा वस्तु y जो घटेगी। दूसरा है y बढ़ेगी और x घटेगी, x बढ़ेगी और y वस्तु स्थिर रहेगी बिल्कुल, और y बढ़ेगी और वस्तु x भी बढ़ेगी। तो इसका जो आंसर जाएगा 29 का वो जाएगा आपका 1, x वस्तु बढ़ेगी और y वस्तु जो है वो घटेगी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है, तो 4 इसका आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी, स्वीकारता। फिर है पुनर्शोधन और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 31, आय के आधार पर मांग की जो लोच है उसमें डैश के लिए मांग ऋणात्मक होती है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लोच का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका जो आंसर रहेगा 31 का ये रहेगा 2, निम्न श्रेणी वस्तु, निम्न श्रेणी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया है किसने, तो इसका आंसर जाएगा 4, A और 3, यानी न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भुगतान संतुलन के असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पूंजीगत खाते में घाटा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है क्या, पेरेटो अनुकूलतम। ठीक है, पेरेटो अनुकूलतम। क्वेश्चन नंबर 35, कीन्स के बारे में तो स्पेशली क्वेश्चन आता ही है। कीन्स के रोजगार का जो सिद्धांत है उसमें मंदी से अर्थशास्त्र को उबारने का जो अंतिम उपाय बताया गया है वो क्या है,
ये है आपका 3 सरकारी व्यय। ठीक है, और ये जो उपाय है, ये जो सिद्धांत है, ये कब लाया गया था? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देख के बताइए। तो इसका आंसर रहेगा 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या चीज बताई गई आपको? तो इसमें बताया गया आपको दूसरा, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी तथा ब्याज की दर बढ़ेगी। नेक्स्ट है 38, राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है। ये जो विचार है ये किसका है? तो आंसर रहेगा 3 समाजवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? यानी ये बात किससे रिलेट करती है? ये है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 40 है। नवीन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की जो नीति है उसका आधार क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, शिशु उद्योग तर्क। नेक्स्ट 41, स्फीति की जो स्थिति है उसमें ऋणी क्या चीज होता है, उसके साथ क्या सिचुएशन होती है? तो इसका आंसर रहेगा 1, फायदे में। क्या आता है? इसका आंसर है 1, फायदे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, नाइट का लाभ का जो सिद्धांत है, नाइट का लाभ का जो सिद्धांत है उसका वो किस चीज पर बेस्ड है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 इसका आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा आपका 43 का क्या? 4, आयात नियंत्रण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होती है क्या चीज? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, चालू खाता और बचत खाता। क्वेश्चन नंबर 45, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो है, उसके द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण का जो उपाय है वो क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा 45 का आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नकदी भंडार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो क्या है? तो ये जो स्वरूप है आपका ये कौन सा है? संरचनात्मक। इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। 47 है, आभास लगान क्या चीज है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1, दीर्घ काल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक। क्वेश्चन नंबर 48, वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाता है वो क्या कहलाता है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उत्पादन बंद होने का बिंदु। क्वेश्चन नंबर 49, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए उसको घृणित विज्ञान बोला गया, किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा देख लेते हैं ऑप्शंस। 49 ये है आपका अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन, सीमितता का वृद्धि का अध्ययन या फिर धन का अध्ययन। तो 49 का आंसर रहेगा आपका 4, धन का अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने बनाया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2, महबूबुल हक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने बनाया है? और ये आपकी बात कब हो रही है? 1990 की बात है ये। ठीक है, यूएनडीपी से जुड़े हुए एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। ठीक है, और उनके साथ काफी और अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने इसमें हेल्प की। नेक्स्ट है हमारे पास 51 क्वेश्चन, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभाव द्वारा गिरावट आती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवस्फीति। ठीक है, ये बिल्कुल विपरीत कंडीशन है किसकी? मुद्रास्फीति की कंडीशन से। क्वेश्चन नंबर 52, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई थी? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11वीं योजना। नेक्स्ट है, एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है बेसिकली? तो इसका आंसर रहेगा 1, एकाधिकार की मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत वृहत मुद्रा यानी ब्रॉड मनी जो है वो क्या है, उसको कैसे शो कर सकते हैं आप? तो ये 2 है, M3। ठीक है, M1 क्या होता है? जनता का चलन, जनता में चलन प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ जमा। ठीक है, आरबीआई के पास। तो M2 है, M2 का क्या मतलब है? M1 प्लस 1 वर्ष की जो परिपक्वता वाले जो निवासी हैं उनके अल्प क्या कह सकते हैं? अल्पकाल के सावधि जमा यानी अवधि के साथ जमा। नेक्स्ट है
महाल नोबिस मॉडल जो है उसका आधार था। तो पंचवर्षीय योजना, इस बारे में आपको बताना है। इसका ऑप्शन रहेगा 2। ये कौन सी थी? द्वितीय। ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56। BIS का अर्थ क्या है? BIS इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जाएगा 4, 2 और 3। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग निर्भर करती है किस चीज के ऊपर? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4, उपयुक्त सभी, आय, जनसंख्या, रुचि, आदतें और प्रवृत्ति। नेक्स्ट है 58, रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं उनमें उड़ान की अवस्था जो है, निवेश की आवश्यक दर निम्न है। कितनी निम्न है? इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, इसका आंसर नंबर है आपका 1, 10% से 15%। ठीक है, कितनी है? 10% से 15%। 59 है, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह है जहां पर क्या चीज देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, सीमांत लागत और सीमांत आगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद इतना है और औसत उत्पाद इतना होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सीमांत उत्पाद 0 और औसत उत्पाद कैसा होता है? ऋणात्मक होता है उस वक्त। 61 है यहाँ पर, 90 से 91 की 1990 से लेकर 1991 की जो नई औद्योगिक नीति थी है सम्मिलित, इसमें कौन सी चीज सम्मिलित नहीं थी? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संरक्षण। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 62 भी देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट है इसका 62 एंड 63। ये है आपका क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद पाया जाता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में निम्न प्रमुख मद पाया जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, TRIPS, यानी ट्रिप्स, TRIPS। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक जो कमी पाई जाती है वो किस चीज की है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, या कह सकते हैं भूमि सुधार इसको। ठीक है ना, जोत की सीमा बंदी। तो ये था आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, इसमें हमने इनके आंसर देख लिए हैं। बाकी अदर वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यूपी की आपको एग्जाम रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी जिसमें आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपका जो लेवल है अभी कितना अभी आपको अचीव करना रह रहा है ना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अगर आप एनवीएस वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट सारी